अच्छा जी, तो टुडे वी आर सॉल्विंग मई जून 2017 पेपर नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 5। जब भी आप पेपर बेटा सॉल्व करें ना, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि इंस्ट्रक्शंस देख लेनी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमें सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं और हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं इस पेपर में। ठीक है, ये मेन चीज थी जो हमें पढ़नी थी। कुछ बार कोड में हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये पूरा पेपर तो अभी हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था ना कि 3-4 चीजें हैं जो एग्जामिनर आपको पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें से एक चीज आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ सकती है। या तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे देगा, या सोल ट्रेडर दे देगा, या लिमिटेड कंपनी देगा, या फिर वो आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है। इन 4-5 टॉपिक्स में से कोई एक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने के लिए आना ही आना है। तो हमें इसकी बहुत अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करनी है ताकि हम चीजों को सही तरह से लेके जाए। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बात क्या हो रही है। यहाँ पे बेटा वो बोले द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ वैंग मैन्युफैक्चरिंग ऑन 30th अप्रैल 2017। अब आप जो पूछ रही थी मुझसे कि सर इन्वेंट्री जो है ओपनिंग और क्लोजिंग का, उसको में हम किस तरह से डिफरेंट लेते हैं, तो वो ऐसे होता है। ये देखें, हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 30th अप्रैल 2017। 30 अप्रैल 2017 को बेटा मेरा ईयर एंड हो रहा है। तो यानी कि स्टार्ट कब हो रहा होगा? 1 मई 2016। तो जो स्टार्ट पे इन्वेंट्री होगी बेटा वो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। ये मेरी ओपनिंग है, ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये भी मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है। ठीक है बच्चे, फिर वो कह रहे हैं यहाँ पे उसने लिखा है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, ये जाएगा लेकिन परचेजेस ऑफ फिनिश गुड नहीं जाएगा। परचेजेस ऑफ फिनिश गुड इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड जो कॉस्ट है, हम सिर्फ उनको इनकर करते हैं। ऑफिस से रिलेटेड जो है या फिनिश गुड से रिलेटेड जितनी भी हमारी कॉस्ट है वो नहीं जाती। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, परचेज ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। आगे चलते हैं। जी। फिर बेटा वो बोल रहे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का पार्ट होगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरी ये मैनेजमेंट को पे की जा रही है। क्योंकि ये सैलरी है और मैनेजमेंट को पे की जा रही है, तो मैं इसको अपने ओवरहेड्स में इंक्लूड करूंगा। इट वोंट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। सही है, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। फिर बेटा वो बोल रहे हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस है लेकिन इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि कोई एडजस्टमेंट है या नहीं। मैं देख लेता हूँ। एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे बोली हुई है कि रेंट एंड इंश्योरेंस देखो इस तरह से एडजस्टमेंट्स दी हुई होती है। वो आपको ये बोल सकता है, जैसे यहाँ पे गिवन है रेंट एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपोर्शन 50% टू दी फैक्ट्री एंड 50% टू एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि 50% आप फैक्ट्री के लिए डालोगे रेंट और इंश्योरेंस, और 50% आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंक्लूड करोगे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा बेटा वो आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होगा। जो फैक्ट्री के लिए होगा बेटा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का पार्ट होगा। फिर बेटा वो यहाँ पे बोल रहे 25,000 ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री। यानी कि जो टोटल मेरी बिल्डिंग मेंटेनेंस थी, बिल्डिंग मेंटेनेंस मेरी थी 31,000। 31,000 में से मेरे बच्चे 25,000 की बिल्डिंग मेंटेनेंस जो है वो हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड है, और जो रिमेनिंग होगी तो हम कर देंगे 31,000 माइनस 25,000। जो रिमेनिंग होगी बेटा वो मेरी इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। 25,000 मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में इंक्लूड करूंगा। ये भी बात हमें समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए। सेलिंग एक्सपेंसेस वही बेचने वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये आपके इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होंगे। ऑफिस ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री मशीनरी पे हम डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लेकिन ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग में हम 10% कर रहे हैं। ऑफिस के से रिलेटेड है तो इसका पार्ट नहीं होगा आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का। इट विल बी पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये इंक्लूड करेंगे। फिर है बेटा हमारे पास वही बेड डेट आ गई। बेड डेट भी मैंने आपको बता दिया था
कि ये हमारा एक्सपेंस होता है, बट ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का पार्ट नहीं होगा। सेम गोज फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये हमें जो गिवन है बेटा, ये हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। दिस इज क्लोजिंग इन्वेंट्री है। 41,500, 16,500, 18,100, ये सारी बेटा मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। सही है। नीचे हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये रेंट आपको गिवन है, इसको हमें अपोर्शन करना है। इंश्योरेंस को भी हमें अपोर्शन करना है। बिल्डिंग मेंटेनेंस में भी 25,000 जो है बेटा वो मेरा फैक्ट्री में जाएगा, और जो रिमेनिंग होगा वो मेरा इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड होगा। ठीक है, यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। अब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, सॉरी इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा, प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स ऑफ बैंक मैन्युफैक्चरिंग फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2017, शो क्लियरली द प्राइम कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने प्राइम कॉस्ट तक कर लिया था, हमने एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कर लिया था, आज हम करेंगे एडजस्टेड फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। सबसे पहली चीज बेटा क्या आ जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपको से यहां से मिल जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। ये देखें क्या गिवन है, 18,200। 18,200 की मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री चली जाएगी, 18,200। ठीक है बेटा। फिर अगर मैंने कुछ परचेजेस करी हैं तो वो मैं ऐड कर दूंगा, ऐड परचेजेस, ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल बेटा कितना जाएगा, 2,10,000। सही है, ये भी चला गया। और फिर मैं देखता हूँ कि और क्या क्या है हमारे पास, और तो कैरेज कुछ भी इन्वेंट नहीं है नहीं सर। है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में फिर हम बेटा डाल देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, ओपनिंग इन्वेंट्री होती है जो पिछले साल की इन्वेंट्री बच गई है वो इस साल की मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, और जो इस साल की इन्वेंट्री बच गई है वो मेरी इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। तो जो 2017 की इन्वेंट्री रिमेनिंग है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अमाउंट हमारे पास गिवन है वहां से मैं देखूंगा और अमाउंट मैं यहाँ पे 16,500। कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये देखें बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है आपके पास 16,500। हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16,500 को। एक दफा सुन ले, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, जो सवाल पूछना होगा आप पूछ लेना। ठीक है बेटा, अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 182,000, 18,200 प्लस 210,000, तो ये आपका बन जाएगा बेटा 228,020। 228,020 बनेगा बेटा। फिर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 16,500, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम बेटा हमारे पास आएगा 2,11,700। कैसे आया, मैंने 18,200 में पहले ऐड किया 2,10,000, फिर सब्ट्रैक्ट किया 16,500। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। यहां तक हमने स्टेप कर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम तक हमने कर लिया, लेकिन अब हमें आगे करना है जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है बेटा मुझे वो ऐड करनी है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड सैलरीज। मैंने आपको बोला था सैलरी जो होती है बेटा वो फिक्स्ड होती है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस रिलेटेड होती हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग से, कि जितने यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर करोगे उसके हिसाब से वेजेस दी जाएंगी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जो हैं वो 2,500 ओइंग है, यानी कि बिजनेस ओ करता है 2,500 मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, बिजनेस ने 2,500 पे करना है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हमारी कितनी है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हमारी है बेटा 102,000। ये मेरी वैसे कि मैंने, लेकिन इसमें ये 2,500 हम ओ भी करते हैं, तो 2,500 हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 102,000 प्लस 2,500 कर देंगे। आगे मैं इसमें ऐड कर देता हूँ बेटा मैं डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि सबसे पहले हमारी होगी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हो जाएंगी बेटा हमारी 102,000 प्लस 2,500।
प्लस 2500, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 104500। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमें समझ आ गया। और देखते हैं और कौन से डायरेक्ट कॉस्ट हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यानी कि ये तो नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि भाई ये डायरेक्ट आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्टली रिलेटेड है टू प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये तो जाएंगे ही जाएंगे। तो 8800 बेटा मैं इंक्लूड कर दूंगा। अच्छा, इसमें देखते हैं कोई एडजस्टमेंट है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहाँ पे एज एज इट इज लिख देंगे। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस कितने होंगे हमारे पास? 8800, 104500 और 8800। ठीक है बेटा, अब करना हमें ये है कि हमें अपनी डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 104500 प्लस 8800, तो हमारे पास आ जाएगा 1,13,300। 1,13,300। फिर 1,13,300 में मैं ऐड कर दूंगा 2,11,700। 2,11,700 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास बेटा आ जाएगा यहाँ पे 325,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 325,000। और ये जो बेटा 325,000 होगा वो मेरी बेटा प्राइम कॉस्ट होगी। कैसे निकली मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला कि भाई जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो कितनी लग रही है आपकी। तो हमने क्या किया, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास यहाँ पे गिवन है 18,200, परचेजेस भी आपको पता है 2,10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 16,500। दोनों को ऐड किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट की। इसलिए सब्ट्रैक्ट की क्योंकि अब ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी बच गई है ये मैं अगले साल इस्तेमाल करूंगा। ये इस साल बच गई है, इसको हमने यूज नहीं किया, तो इसको अब हम अगले साल इस्तेमाल करेंगे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। ठीक है बेटा, 16,500 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया 2,11,700। फिर मैंने बेटा सारी डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की। डायरेक्ट कॉस्ट मैं कैसे निकालूंगा, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में हमारे पास बेटा 2,500 ओइंग था, यानी कि हम ओ करते थे जो हमें पे करने। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्यों इंक्लूडेड है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, बिकॉज नाम से ही समझ आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड किया। अगर वो बोलता है ना मैन्युफैक्चरिंग, अभी एक और टर्म आपको नजर आएगी, मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। तो फैक्ट्री मैनेजर सैलरी जो है उसको मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, वो फिक्स्ड होती है, उसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो बेशक फैक्ट्री में काम कर रहा है, आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में वो इंक्लूडेड होगी, बट इट इज फिक्स्ड, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी। चाहे मैं ये बोलूं कि यार 10 यूनिट्स बनाए हैं या 1,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, मैनेजर को तो एक फिक्स अमाउंट मिलना ही मिलना है क्योंकि वो उसकी सैलरी है। ठीक है बेटा। हाँ, कमीशन अगर होता तो फिर मैं कहता कि यार क्योंकि इसने ज्यादा काम किया, इसने ज्यादा प्रोडक्शन किया, तो कमीशन आपकी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बेटा हमारी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा। फिर है डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो नाम से ही समझ आ रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, यानी कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जो डायरेक्टली रिलेटेड थे, तो उनको भी मैंने एक्यूमुलेट करके यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों का सम निकाला, मेरे पास आ गया 1,13,300। फिर मैंने वो 2,11,700 प्लस 1,13,300 इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ गई मेरे बच्चे 325,000। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं सब देख लेते हैं। बेहतर है कि पहले मेरा तरीका तो यही होता है, मैं पहले हमेशा ना एडजस्टमेंट्स को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं जो नॉर्मल होती हैं हमारी वैल्यूज जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती उसको मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है, कुछ मिस नहीं होता।
सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, इसको तो हम इंक्लूड कर चुके हैं तो इसको अब दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं रेंट एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपोर्शन 50% टू द फैक्ट्री एंड 50% टू एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, रेंट जो है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, रेंट आपकी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा, बिकॉज इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन प्रोसेस। रेंट फिक्स होता है, वो पे करना ही करना होता है, चाहे प्रोडक्शन करी जाए या नहीं की जाए। टेनेंट जो लैंडलॉर्ड होगा आपका, वो बोलेगा भाई जो फिक्स अमाउंट है वो आपने मुझे देना ही देना, इसीलिए हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, वो कह रहा है 50% इंक्लूड होगा। 50% है तो कैलकुलेट कर लेते हैं रेंट एंड इंश्योरेंस। अगर आप देखें यहाँ पे रेंट की वैल्यू है बेटा 24,000, तो 24,000 का हम 50% ले लेते हैं। 24,000 मल्टीप्लाई बाय बेटा 50%, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 12,000। ये हो गया आपका रेंट। रेंट आ गया हमारे पास। अगली चीज है बेटा हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी हम इसी तरह से करेंगे। इंश्योरेंस की वैल्यू भी बेटा हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। 9,800 का 50%, इसका 50% निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा 4,900। इंश्योरेंस की वैल्यू भी आ गई। फिर अगली चीज क्या है, मेरे लिए बेहतर है कि मैं क्या करूं, मैं डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट कर लेता हूं। डेप्रीसिएशन भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेटबुक वैल्यू, और जो नेटबुक वैल्यू आएगी उसके ऊपर आप परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो आपको डेप्रीसिएशन का अमाउंट पता चल जाएगा। कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। 1,20,000 की कॉस्ट है हमारे पास, और डेप्रीसिएशन इसमें हम चार्ज कर रहे हैं बेटा 30,000। 30,000 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब मैंने 30,000 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 90,000। अब इस 90,000 पे कितना परसेंट हमने अप्लाई करना है डेप्रीसिएशन देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन्ड है कि 90,000 पे हम 25% अप्लाई कर, तो 90,000 का हम निकाल लेते हैं 25%। 90,000 का 25%, तो 22,500 हमारे पास बेटा फाइनल डेप्रीसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। 90,000 का बेटा हमने ले लिया 25%, तो हमारे पास आ जाएगा 22,500। 22,500, ये 22,500 होगा बेटा आपका फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री मशीनरी, तो ये बात समझ आ गई कैसे निकालिए डेप्रिसिएशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कॉस्ट मुझे गिवन थी 1,20,000। 1,20,000 से हमने पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया। जब बेटा मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास आ गया 90,000। 90,000 आया तो उसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा 25%। 25% अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 22,500। ये 22,500 बेटा मेरी फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो जाएगी 22,500। इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा एज डेप्रिसिएशन 22,500। ठीक है। और एक और एडजस्टमेंट भी मुझे याद है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन एक दफा ओवरव्यू कर लिया था तो मुझे सारी चीजें पता थी। एक और एडजस्टमेंट थी बेटा फैक्ट्री मेंटेनेंस की, सॉरी बिल्डिंग मेंटेनेंस की। बिल्डिंग मेंटेनेंस में वो बोल रहे 25,000 जो है वो आप इंक्लूड करोगे अपने बिल्डिंग मेंटेनेंस में, और जो रिमेनिंग होगा वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। यानी कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपको नजर आ रही होगी वैल्यू 31,000 की। 31,000 में से 25,000 आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ये जो अमाउंट है ना 25,000, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में जाएगा। और जो रिमेनिंग इसका बच जाएगा, जो रिमेनिंग बेटा इसका बच जाएगा दैट इज 6,000, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होगा जो हम आगे बनाएंगे। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में जाएगा, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होगा 6,000। सही है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। बिल्डिंग मेंटेनेंस हमें समझ आ गई। रेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया 12,000। इंश्योरेंस हमने कैलकुलेट कर ली 4,900। फैक्ट्री मशीनरी डेप्रीसिएशन हमने निकाल ली 22,500। अब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स को कंप्लीट करते हैं और सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब उसको बनाते हैं। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें मैं एक एक करके सारे मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बेटा, सबसे पहले बेटा मैं लिख देता हूँ फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरी। सही है, 36,500। ये मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फैक्ट्री, मैंने एडजस्टमेंट्स तो निकाल लिए ना, अब मैं वैल्यू सिर्फ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ऊपर से। फैक्ट्री मैनेजमेंट
सैलरी, फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरी बेटा हमारे पास कितनी है? 36,500, या आप ऊपर से देख भी सकते हैं, क्वेश्चन में मेंशन है फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरी। फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये रही फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरी 36,500। इसको मैंने सिंपली इंक्लूड कर दिया, ठीक है, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो इसलिए ओवरहेड का पार्ट होगा, और सैलरी है तो ओवरहेड का पार्ट होगा। फिर आ जाता है बेटा मेरा बिल्डिंग मेंटेनेंस, जो मैंने अभी आपके सामने निकाला था, आ रहा था 25,000। क्वेश्चन में मेंशन्ड है ना कि 25,000 रिलेट करता है फैक्ट्री को, और जो रिमेनिंग है वो आपके ऑफिस से रिलेटेड है। तो 31,000 था, 31,000 माइनस 25,000 या 6,000 आया, 6,000 आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, 25,000 बेटा आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का पार्ट हो। बिल्डिंग यहाँ पे आ जाएगा मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस हमारे पास आ गया 25,000। फिर आ जाएगा आपका रेंट, रेंट भी आपके सामने हमने कैलकुलेट कर लिया था, 24,000 था, 24,000 का 50% जाएगा, दैट इज 12,000। फिर अगली चीज आ जाएगी बेटा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में बेटा आपका चला जाएगा 4,900। फिर अगली चीज बेटा आपके पास चली जाएगी डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन भी मैंने आपके सामने निकाल दिया था, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो हमने क्या किया था, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेटवर्क वैल्यू। जो नेटवर्क वैल्यू आ गई थी उसके ऊपर परसेंटेज आपने अप्लाई की थी, जो परसेंटेज आई होगी वो आपकी डेप्रिसिएशन का पार्ट होगी। और डेप्रिसिएशन सिर्फ मैं फैक्ट्री मशीनरी पे लगाऊंगा जो ऑफिस से रिलेटेड है, उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, इसमें सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड जाएगी। फैक्ट्री मशीनरी कितनी? 22,500, 22,500। 22,500 सही है जी। अब आगे देख लेते हैं एक दफा, इसको भी मैं सही कर देता हूँ। आगे देख लेते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, कोई और तो नहीं है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है और हमने इंक्लूड नहीं किया। देख लेते हैं एक दफा। बिल्डिंग मेंटेनेंस डाल दी, एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी पार्ट नहीं होगी क्योंकि वो एडमिन से रिलेटेड है, और जो भी एडमिन से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, बिकॉज वो एडमिन से रिलेटेड है। ये नहीं जाएगा, रेवेन्यू भी नहीं जाएगा, वो भी इनकम स्टेटमेंट में जाता है। रेंट हमने डाल दिया है, रेंट रिसीवेबल आपके उसके पार्ट होगा इनकम स्टेटमेंट का। इंश्योरेंस भी डाल दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी आपके, क्योंकि सेलिंग से रिलेटेड है ना, वो भी उसका पार्ट होंगे। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऑपरेशन से रिलेटेड है, फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारे पास और क्या है, हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया। ऑफिस डेप्रिसिएशन आपकी नहीं जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बेटा नहीं जाएगा। कैपिटल पार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, ड्राइंग्स भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, बैंक भी आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, और ट्रेड पेबल्स भी आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे। ठीक है, हमने ये सारे इंक्लूड कर दिए फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले आएगा बेटा हमारे पास फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरी 36,500, बिल्डिंग मेंटेनेंस 25,000, रेंट 12,000, और इंश्योरेंस 4,900, डेप्रिसिएशन 22,500। इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, ये पांचों वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1,00900, 1,00900। सही है, 1,00900 आ गया बेटा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने ये कैलकुलेट कर लिया तो मुझे अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी क्योंकि इसमें अभी हमने वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड नहीं किया। इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, 325,000 प्लस 1,00900, इनको ऐड किया मैंने तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बेटा अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं आपके सामने लिख देता हूँ, अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 325,000 प्लस 100,900 तो आपके पास आ जाएगा बेटा 425,900 425,900 425,900 आ गया। अब बारी आएगी वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस आ गया हमारे पास। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होगा और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस सब्ट्रैक्ट होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस की। ये आप देख सकते हैं, ये बेटा आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 18,100 और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऊपर गिवन है यहाँ पे 23,000। यहाँ पे लिख भी दिया मैंने ओपनिंग, तो 23,000 ऐड करूंगा, 18,100 सब्ट्रैक्ट करूंगा, इन दोनों का जो नेट इम्पैक्ट आ रहा होगा फिर हम उसको अपने अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको। वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है हमारे पास 23,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है हमारे पास 18,100। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आपके 425,900 में 23,000 ऐड करें फिर 18,100 सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी। एक और तरीका भी है कि आप जो है ना इसका नेट इम्पैक्ट पहले ही ले लें और जब आप नेट इम्पैक्ट ले लेंगे तो उसके अंदर आप अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एडजस्ट कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा। मैं 23,000 और 18,100 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 4,900। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, पॉजिटिव आंसर आएगा 4,900। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाएगी। बेटा मेरी फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अभी। अच्छा, इन दोनों को ऐड किया हमने तो हमारे पास आंसर आएगा 430,800। अब ये जो फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी ना, अब आप सोच रहे हो कि सर इसका मकसद क्या है, मतलब हम ये क्यों कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लोगे तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप इनकम स्टेटमेंट में फिर कैरी फॉरवर्ड करोगे। फिर हम इसको इनकम स्टेटमेंट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू है ये वहां पे जाएगी। ठीक है, ये वहां पे इंक्लूड होगी। ये हमने फैक्ट्री की फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली। ठीक है, अब इसको इनकम स्टेटमेंट करेंगे तो हमें फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाएगी कि भाई टोटल हमारी ऑफिस और फैक्ट्री दोनों को मिला के हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। उसमें से सेल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरह करते करते हमारे पास फाइनल इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।